अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एयर चीफ्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में JF-17 तैयारों की ख़रीदारी के हवाले से तफसीली बातचीत हुई है और इसकी डील होने की बहुत ज़्यादा तवक्को का इज़हार किया जा रहा है। नाज़रीन, बांग्लादेशी एयर चीफ ने PAF की शानदार कारकर्दगी, साइबर जो टेक्नोलॉजी है, खलाई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और बग़ैर पायलट के फ़िज़ाई निज़ाम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। दोनों एयर चीफ के दरमियान मज़ीद तावन और ट्रेनिंग के हवाले से खुसूसी बातचीत की है। इसी हवाले से मुझे प्रोग्राम मुकालमा में ज्वाइन किया है कमांडर खालिद चिश्ती साहब ने। उनसे हम तफसीली बातचीत करेंगे इस हवाले से। खालिद चिश्ती साहब, मुकालमा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अलवी साहब। जी, खालिद चिश्ती साहब, आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश और हमारे एयर चीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई है इसमें क्या डील्स हुई हैं, और ख़ास तौर पे JF थंडर के हवाले से बताया, JF-17 के हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी डील जो है वो होने के करीब है। आप क्या समझते हैं कि ये दोनों ममालिक के दरमियान जो एक मुलाकात हुई है एयर चीफ्स की, इसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए? जी अलवी साहब, इसकी बहुत अहमियत इसलिए है कि हम हिस्टोरिकली ना सिर्फ पहले हम एक दूसरे का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हमारी डिफेंस कोलैबोरेशन और सपोर्ट जब हसीना वाजिद की हुकूमत से पहले बहुत कुर्बतें हमारी रही हैं। हमने मिलिट्री एक बड़ा एक्सटेंसिव इनको ना सिर्फ ट्रेनिंग दी है, मैं खुद भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहा हूँ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स या कैडेट्स का। मैं खुद भी बांग्लादेश का विजिट किया था जब मैं एयरफोर्स में होता था, फॉर कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग कि हमारी कैसे एक दूसरे की डिपेंडेंसी बढ़ सकती है, ये सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। और मुझे उस वक्त से ये बड़ी खुशी हुई थी बांग्लादेशी ऑफिसर्स को, खासतौर पर एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मिलकर, कि वो पाकिस्तान की और पाक फ़िज़ाइया की उसको भी बड़ी कदर करते थे। जो के हालात हुए, जिस तरह के हम अलहदा हो गए, वो तो एक सैड पार्ट हमारी हिस्ट्री का है, लेकिन उनमें अपनाइयत और एक किस्म की जो तशनगी थी कि हम उनको सपोर्ट करें, वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बाद में आपने देखा हसीना वाजिद की हुकूमत आ गई, उनके नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ट ज़्यादा कर गए हसीना वाजिद के पर्सनली इंडिया की तरफ। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा हावी हो गए सारी उनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भी, डोमेन में भी, सपोर्ट में भी, इकोनॉमिक जो ट्रेड हो सब के सब। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने रीगेन किया अपनी पोजीशन, और रीगेन भी वैसे नहीं किया इस कौम ने। मई 2025 में जो मार्का मारा, पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया अब ना सिर्फ मोतरफ है, लेकिन जो करीबी दोस्त ममालिक हैं हमारे, वो इंगेज कर रहे हैं पाक फ़िज़ाइया को। ना सिर्फ JF-17 थंडर जिसकी बात कर रहे हैं, बल्कि सब स्पेशली वो ट्रेनिंग से बड़े मुतासर हैं कि वो क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान से अपने 3 गुना बड़ी एयरफोर्स को इतना बेफिटिंग ना सिर्फ जवाब दिया, उनके साथ जहाज शूट, उनका ड्रोन मार दिया, और एयरफोर्स 10 दिन तक ग्राउंड रही, और उन्होंने अपने नुकसानात का खुद भी दो लफ्जों में या जैसे भी वो इकरार किया। तो आई थिंक ये बहुत खुशाइंद है कि हमारी एक बायलैटरल ट्रेड बड़े मिलिट्री का खास तौर पर, और एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इस वक्त नाम है दुनिया में, तो ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बहुत सारी एयरफोर्स इस वक्त हमारे साथ एंगेज हैं पाकिस्तान के साथ और आगे मूव करना चाहते हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि JF-17 में ऐसी क्या खसूसियात हैं कि दुनिया भर में ममालिक इसको ख़रीदने के लिए बेताब हो रहे हैं, हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं? ऐसी क्या खसूसियात हैं कि जिसकी वजह से इतना ये पॉपुलर जो है वो जहाज़ बन गया है? अलवी साहब, जब भी कोई दुनिया में एयरफोर्स जहाज खरीदती है, वो 4 क्राइटेरियाज की रोशनी में खरीदती है, जो मेन डिसाइडिंग पॉइंट होते हैं या क्रिटिकल कंसिडरेशन होती हैं। नंबर 1 उस जहाज को खरीदने के लिए ये होती है कि आया उस जहाज की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो उनकी जरूरत है मुल्क की, वो उसे मैच करती है, यानी कि वो जो इंजन है, जो थ्रस्ट है, जो लोड कैरिंग कैपेबिलिटी है, जो रेंज है, वेपन से कैरी करता है, ये सारी चीजें कोई भी एयरफोर्स पहले वो देखती है। जब वो ये देखती है कि ये कंपैटिबिलिटी है और उनकी जरूरत पूरी करती है, तो फिर वो देखते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव यानी प्राइस में उनको अफोर्डेबल है। बिल्कुल। नंबर 3 क्राइटेरिया ये होता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो जिससे पार्टनरशिप हो रही है, जो सप्लायर मुल्क होगा, वो ट्रस्टेड या क्रेडिबल है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है जिसका बाद में बात भी कर सकते हैं। अमेरिका बहुत दफा पाकिस्तान ने अप्रोच किया, असला लिया, लेकिन जब भी हमारे पे बुरा वक्त आया, हम पर सैंक्शन लगा दी जाती थी। तो तीसरी क्राइटेरिया ये होता है कि जो देने वाला मुल्क है जहाज या वो क्रेडिबल और रिलायबल है। ये तो नहीं है किसी पॉलिटिकल प्रेशर या डिप्लोमेटिक सिचुएशन खराब होने की वजह से वो डील भी खराब हो जाएगी। ये तीसरी क्राइटेरिया होती है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ये देखते हैं कि ये जो जहाज है इसने किसी जंग में या कॉन्फ्लिक्ट में या बैटल में हिस्सा लिया है, तो ये कॉम्पिटेबल है कि नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 तमाम शराइत पर पूरा उतरता है। नंबर 1
یہ کیپیبل جہاز ہے جو اپنی رینج میں ہے. صحیح. جس چیز کے لیے یہ بنایا گیا اس کے بہت سپرسیڈ کرتا ہے ان کی obviously کیپیبلٹی کو. نمبر کاسٹ افیکٹو ہے. نمبر 3 پاکستان بہت ریلائبل ملک ہے. اور نمبر 4 امپورٹنٹ جو میں تھوڑی دیر پہلے عرض کیا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کا یہ جہاز بیٹل ٹیسٹڈ ہے. جی بالکل. ابھی 2019 میں ہوا تھا اس میں بھی یہ جہاز شامل تھا آپریشن میں. اور ابھی بھی جو کیمپین ہوئی ہے مئی کے مہینے میں الحمدللہ جہاز ہمارے J-10C اور F-16 کے ساتھ شانہ بشانہ لڑا بھی ہے. اور پاکستان کا S-400 جو ویپن سسٹم تھا سرفیسٹر وہ بھی تباہ کیا تھا. صحیح. اچھا ایئر کمانڈر صاحب یہ بتائیں کہ بنگلہ دیشی ایئر چیف نے ہماری سائبر ٹیکنالوجی اور خلائی ٹیکنالوجی کی بھی بڑی تعریف کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا میں کتنی جدید ہے اور مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ الوی صاحب میں تو اپنی ڈاکومنٹری جو اپنے چینل کے لیے بناتا ہوں اس پہ تو بہت عرصہ پہلے میں نے جب وزٹ کیا تھا سائبر کمانڈ کو ایون کانفلکٹ سے پہلے تو میں نے ایک ڈاکومنٹری اپلوڈ کی تھی اور اس میں نے یہی بتایا تھا کہ یہ سائبر کمانڈ ایک بہت گیم چینجنگ ہوگی ادر دین J-10C. اور الحمدللہ وہ بات ثابت ہوئی کہ J-10C بھی گیم چینجر تھا. ہمارا جو سائبر کمانڈ ہے وہ بھی گیم چینجر تھا. وہ اس طرح تھا کہ اتنا کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ اتنا سیکریٹ اور اس حد تک ماشاءاللہ کیپیبلٹی پاک فضائیہ کی انڈر دا پریزنٹ چیف جو ایئر چیف مارشل ظہیر غور سدھو ہیں ان کی ویژن ہی یہ تھی کہ آنے والی یہ 1 versus 1 فائٹر ورسز فائٹر میزائل ورسز میزائل نہیں ہونی. یہ آرکسٹریٹ ہونی ہے. یہ انوویشن پر ڈپینڈ ہونی ہے. اس میں ملٹی انٹیگریشن جب تک نہیں ہوگی جنگیں نہیں جیتی جائیں گی. الحمدللہ انہوں نے نہ صرف پیس ٹائم میں پریکٹس کرائی ٹریننگ کی J-10C کو رافیل شوٹنگ کے لیے کرائی. سائبر کمانڈ کو پیس ٹائم میں بتایا کہ ہم جنگ کا کیسے پانسا پٹ لیں گے ہندوستان فائٹر پائلٹس کی ڈس اورینٹیشن یا لیک آف اورینٹیشن کریٹ کر کے. اور وہی ہوا کہ اورینٹیشن خراب ہوئی. سائبر کمانڈ نے اتنے لیتل اٹیک کیے ان کے اوپر. آپ نے دیکھا کہ گریڈ اسٹیشن ناک آؤٹ کر دیے, ویب سائٹس ہیک کر دیے, ان کے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا, نیٹ ورک بٹھا دیا. تو سائبر کمانڈ بڑی ایک سپورٹ تھی جنگ کے اندر. اور سب سے بڑی آخری امپورٹنٹ بات اس سبجیکٹ کے اوپر یہ ہے الوی صاحب کہ یہ سب کا سب میڈ ان پاکستان ہے. صحیح, یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل نہیں ہے دوسرے ملکوں پر کہ ہمارا سافٹ ویئر کوئی دے گا کہ نہیں, کوئی ہارڈ ویئر چینج کر دے نیشن دے گا اسپیئر پارٹ, ان پہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں رہ گئے الحمدللہ. جس کی وجہ سے پراؤڈ فیل ہوتا ہے سب کچھ ہمارے انجینئرز اور ٹیکنیشینز کا کیا ہوا ہے اور ہمارے ہی ماشاءاللہ آپریٹرز ہیں جو سرپرائز دینے کی قابلیت رکھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایئر کمانڈر صاحب یہ بغیر پائلٹ کے جو فضائی نظام ہے پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کتنا جدید ہے اور کسی ملک کے ساتھ جنگ میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک اور ڈائمینشن ہے جس پہ پاک فضائیہ نے انتہائی کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ اور بہت ہی اگریسولی کام کیا ہے. صحیح. جو میں ایئر چیف کا ذکر کر رہا تھا انہوں نے ایک ڈرون پر ڈیپینڈنسی بہت شفٹ کی ایک مینڈ ایئر کرافٹ کی نسبت. یعنی کہ پہلے ٹریڈیشنلی ہم ہر جہاز یا ہر مشن جو جاتا تھا وہ فائٹر پائلٹ کیری کرتا تھا, obviously وہ ایک مشن اکمپلش کرتا تھا. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم پریزنٹ لیڈرشپ نے بھی اور دنیا میں جو ماڈرن جنگیں لڑی جاتی ہیں یہ ریئلزم آیا ہے کہ فائٹر پائلٹس کے بغیر بھی کاسٹ افیکٹو جنگ لڑی جا سکتی ہے کیونکہ فائٹر پائلٹس بہت ایکسٹینسو ٹریننگ ہوتی ہے, لائف رسکی ہوتی ہے. تو ڈرونز اور انمینڈ ایریل وہیکلز کو تیار کیا گیا, سپلیمنٹ کیا جائے. اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جو 10 تاریخ کو ہم نے ہندوستان جو ٹنیج گرائی تھی میسو جس کی سیز فائر پر مجبور ہوا تھا وہ اس میں سے آدھا فائٹر جہازوں نے گرایا تھا جس میں پائلٹ تھے, آدھا انمینڈ جہازوں نے گرایا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ پاک فضائیہ نے کتنا ریلنٹلیس ٹریننگ کی, کتنی ریہرسل اور گیمنگ کی ہوگی کہ ہندوستان کو سب سے بڑا سرپرائز یہ لیا. اور آخری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کے سارے تجزیہ نگار اپنی ایئر فورس کو اور فورسز کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے فوراً جنگ. یہ ایسا سرپرائز پاک فضائیہ نے کیسے اچیو کر لیا جس کا ہندوستان ایئر فورس یا تو خبر نہیں ہوئی اور نہ انہوں نے تیاری کی تھی اس کا کوئی توڑ یا مقابلہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایئر کمانڈر صاحب یہ ڈرون ٹیکنالوجی میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم باقی جو عسکری ہمارے جو سامان ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈرون بنانے میں بھی جو ہے خود کفیل ہو جائیں؟ ڈرون دیکھیں 3-4 کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ جو کاپٹر ڈرونز ہم دیکھ رہے ہیں جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے وہ تو بڑے منیمم لیول سے ہوتے ہیں. تو یہ ڈرون
ड्रोन मुख्तलिफ तरह का होता है, यानी एमुनिशन भी कैरी कर सकता है, इसको ठीक किलर है। ड्रोन कहते हैं। फिर लॉइटरिंग एमुनिशन वो होता है जो लॉइटर करता रहता है दुश्मन के ऊपर और मूविंग टारगेट्स को या स्टेशनरी टारगेट को निशाना बनाता है। ठीक है। फिर अनमैटेरियल व्हीकल होते हैं जो ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और उन पर वेपन भी कैरी किया जा सकता है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की हमारा करीबी तरीन दोस्त है, उसने हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी बहुत मदद की ठीक और है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत मदद की। अब मुझे जो बताते हुए खुशी हो रही है कि तमाम जो ड्रोन्स और किलर ड्रोन्स हमारे लॉइटरिंग एमुनिशन इस्तेमाल हुआ था मई 10 को 2025 को, हम वेपन मेड इन पाकिस्तान। अच्छा। और देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ सफिशिएंसी का ये आलम है कि अब हम खुद बड़े एडवांस जा रहे हैं कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना सेटअप ऐसा होना चाहिए कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों पर खत्म हो जाए। तो सही। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला हमारी डिपेंडेंसी और ना सिर्फ कम होती जाएगी बल्कि इंशाल्लाह खत्म भी हो जाएगी। सही है। अच्छा एयर कमोडोर साहब, अगर अस्करी ट्रेनिंग की बात की जाए जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया में धूम है कि पाकिस्तान की अस्करी ट्रेनिंग लेने के लिए काफ़ी ममालिक इंटरेस्टेड है, तो हमारे पास कितनी कैपेसिटी है कि हम कितने ममालिक में ये अस्करी ट्रेनिंग के लिए हम जा सकते हैं और हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है? देखिए अभी मैं डाटा तो शेयर करने की पोजीशन में नहीं हूँ कि कितने कितने में हम जा सकते हैं, लेकिन ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फिजाइया को बहुत सारी एयरफोर्स इंगेज कर रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं। वो चाहती हैं कि ना सिर्फ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, ट्रेनिंग दें और अपने टैक्टिक्स और एम्प्लॉयमेंट बताएं कि हमने ये जहाज कैसे लड़ाए। इतनी बड़ी एयरफोर्स को जवाब देना, उनको ग्राउंड कर देना, उनके साथ जहाज मार गिराना, ड्रोन मार गिराना, अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेनिंग ही पीछे होती है। ये नहीं होता कि ये फाइटर पायलट हवा में गए तो उस दिन उनकी खुश बटन दबाया तो वो सात जहाज गिर गए। उसकी आपको पीस टाइम में नियर टू रियल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो बहुत सारे मुल्क हमसे सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली वो अनफोल्ड करना चाहते हैं कि कौन सी पाक फिजाइया ने लगाई है, लेकिन जाहिर है हमारी अपनी लिमिटेशन भी है, ह्यूमन रिसोर्स की भी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी, सिक्योरिटी की भी, किस किस मुल्क को हम दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते, क्योंकि हमने जाहिर है साइमल्टेनियसली अपना डिफेंड भी करना है और अपनी सरहदों को भी सिक्योर करना है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा एयर कमोडोर साहब, मार्का याक के बाद ओवरऑल जो हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें किस कदर इजाफा हुआ है और इसकी कैपेसिटी में और मज़ीद बेहतर करने के लिए कौन से इदारे काम कर रहे हैं, जैसे डेपो वगैरह है, क्या इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं? अलवी साहब ये तो ऑनगोइंग होता है, इसमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती या ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि हम कोई लॉन्च करें ऐसी कोई कैंपेन। ठीक है। नॉन स्टॉप होती है, सही। ऑल द टाइम 24/7 365 डेज वो लगी होती है। हमारे मिलिट्री प्लानर्स जो होते हैं वो करते हैं, वो रिसोर्स पर होते हैं, इंजीनियर, टेक्नीशियंस, पायलट सारी उसकी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, अपने टैक्टिक्स को फॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। तो ये इसमें कोई ऐसा फेज नहीं होता कि हम कोई अपग्रेडेशन कर रहे हैं कुछ अरसे बाद हम इसको छोड़ देंगे। आपने रेलेवेंट रहने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को भरपूर, जिस तरह कंप्यूटर और मोबाइल आपके ऑब्सोलीट हो जाते हैं कुछ, आपने इसको अपग्रेड करना होता है। और जब आप अपग्रेड कर लेते हैं कोई इक्विपमेंट तो जाहिर है उसको आपने इंटीग्रेट भी करना होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त किसी स्टेज पे भी मैं जब भी पाक फिजाइया से गया हूँ इनके ऑपरेशन रूम में या बेसिस पर देखता हूँ जाकर, तो हर दफा मेरे बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज होता है जो नई चीजें ऐड होती हैं। सही। अच्छा ये बताएं कि पाक फिजाइया अपनी जो ओवरऑल जो एक टेक्नोलॉजी है उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए भी इक़दाम कर रही है, और जैसे आपने बताया कि हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और जितनी भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो हमारी सारी मुल्की टेक्नोलॉजीज़ है, हम किसी ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम खुद से सारा कुछ कर रहे हैं? देखिए अलवी साहब, हम कर रहे हैं 13 अप्रैल 1948, ऑलमोस्ट तकरीबन 80 साल होने वाले हैं। ठीक है। जब कायद मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ ले गए थे पीएफ कैंटीन सालपुर में, उस वक्त ये स्कूल होती थी और इसको उन्होंने अपग्रेड करके नोटिस किया था, नोइंगली कि आने वाले वक्तों में एयरफोर्स का क्या रोल होगा। सही सही। तो उन्होंने ये कहा था कि ये एयरफोर्स सेकंड टू नन होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अल्हम्दुलिल्लाह 78 साल से पाक फिजाइया ने अपने पल्ले और सीने में रखी हुई है वो ये है कि कायद आजम ने वहां कहा था कि ओनली थ्रू इंडिजिनाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस पाकिस्तान एयरफोर्स कैन बी वर्दी ऑफ पाकिस्तान। अब आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा हुक्म है। सही, बिल्कुल ठीक है। एयरफोर्स पाकिस्तान के शायान शान उसी वक्त हो सकती है कि खुद इनसारी करे। सही। अब आप देखिए वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इक्विपमेंट और सारी मॉडर्नाइजेशन जितनी हो रही है कायदे के फरमान के मुताबिक हो रही है। जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्तों में हम और ज्यादा सरप्राइज क्रिएट करेंगे कि अब हमारी कैपेसिटी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है कि हम एड पर या फॉरेन टेक्नोलॉजी पर, मेंटेनेंस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इस तरह पर डिपेंडेंट नहीं रहे। जी नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हाजिर होते छोटे से वक्फे के बाद।